स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले वीडियो से आगे। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एलसीआर सर्किट, और एलसीआर सर्किट में अब आगे के स्टेप हमें समझने हैं। जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलसीआर सर्किट पे डिपेंड हम कम से कम 7 प्रकार के सर्किट्स को समझेंगे। ठीक है, 7 प्रकार के पथों को समझेंगे। और मेन रूप से इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्रत्यावर्ती सर्किट होगा, प्रत्यावर्ती सोर्स होगा, यानी उसमें जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है इन सर्किटों में कि जिसमें जो फेस डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा कि उस सर्किट के अंदर एल लगा है, सी लगा है या आर लगा हुआ है, या तीनों ही हैं या दोनों ही लगे हुए, या तो केवल एल होगा या केवल सी या आर, या इनका कॉम्बिनेशन एल आर हो सकता है, आर सी हो सकता है, और इसी तरह से एल सी हो सकता है, या तीनों ही एल सी आर। ठीक है, ये तीनों ही आपके लग सकते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 टाइप्स के आपके परपथ यानी सर्किट हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसमें रहेगी वो रहेगा V और I के बीच कलांतर। V मतलब वोल्टेज, और कलांतर इनके बीच पता करने के लिए V तथा I के लिए, उसके लिए दो ही कंडीशन यानी दो तरह के ग्राफ आप समझ सकते हो। तो वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, केवल दो ही तरह की कंडीशन आपको मिल सकती हैं। वो हो सकती है अग्रगामी और पश्चगामी, फॉरवर्ड या रिवर्स। ठीक है, या बैकवर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। तो वो कब होता है, इसी चीज़ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो अभी इसमें दिखा देते हैं और एक इसके बाद आपको शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि धारा की डायरेक्शन या वोल्टेज की डायरेक्शन को आप एक ही ग्राफ पे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस लाइन है इसको हमने वी से दिखाया है, और इसको अगर डॉट से दिखा दिया जाए, ठीक है, तो ये डॉट से आप इसको करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ ये कर दिया कि धारा को डॉटेड लाइन से, और कंटिन्यूस जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी वोल्टेज को। यहाँ पर धारा का मान एक साथ बढ़ रहा है, यहाँ धारा बढ़ रही है, यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। फिर नेगेटिव वाले सेकंड हाफ साइकिल में या अर्ध चक्र में, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फिर से मैक्सिमम हुए और अगेन यहाँ पर जीरो हुए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर V इक्वल्स टू V नॉट, यहीं पर समझा देते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कोई भी फाई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कलांतर इनका नहीं है, यानी ये दोनों समान कला में हैं। तो अगर इनके साथ में प्लस फाई या माइनस फाई होगा तो यहाँ पर ये एक साथ बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं। अगर घटना बढ़ना है तो उसको आप इसमें समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वेशन शो कर रहे हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह से अगर करंट की डायरेक्शन, करंट की इक्वेशन को आप लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें आप फाई को प्लस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो I से अग्रगामी है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज है। कितना आगे है, कितना अग्रगामी है, तो कितना कलांतर है, फाई। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे करंट यहाँ पर V और I दोनों एक साथ जीरो हो रहे थे, यहाँ पर ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। अगर आपने करंट को यहाँ से स्टार्ट किया, आपने करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस ग्राफ से रिप्रेजेंट की है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्लस फाई लिख रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है ना, वोल्टेज आपको यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, और इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है जी। ये है, तो यहाँ पर जब करंट ज़ीरो थी उस समय वोल्टेज आपका ज़ीरो नहीं था, वोल्टेज का मान प्लस में था, प्लस का फाई था। ओके, जब वोल्टेज आपका ज़ीरो हुआ इन दैट कंडीशन, तब करंट का मान यहाँ अधिकतम हुआ। यानी अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कलांतर हो गया। दोनों इस तरीके से ना तो एक साथ जीरो हो रहे हैं ना एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कलांतर का डिफरेंस है। इसी ग्राफ को आप एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर चाहें तो इधर आप वोल्टेज रखेंगे और करंट को पीछे दिखा देंगे, लेकिन उसका समीकरण अलग बनेगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं उसको। अब इस कंडीशन को मेरे साथ समझिए। जैसे आपने वाई एक्सिस शो किया और यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस बनाया। ठीक है, यहाँ पर अब जो आप समीकरण लिखने जा रहे हैं, यानी ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं, पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो पहले करंट का हमने स्टार्ट किया, आई का इनिशियली स्टार्ट किया भाई, ये आया आपका आई, थोड़ा सा और आगे ले जाओ। ठीक है, अब इसके बाद अगर वोल्टेज को आपने नीचे से स्टार्ट किया, यहाँ से वोल्टेज यहाँ से कैरी हो रहा है, वोल्टेज यहाँ से कैरी हुआ और इस तरह की वेव आपको मिल रही है। सेम हियर। तो अब जो V की वैल्यू और जो I के समीकरण आप लिखेंगे, तो V का जो समीकरण होगा V इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, माइनस का मतलब समझ लीजिए कि अब जब वोल्टेज आपका, करंट आपका जीरो था, करंट को आप डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो जब करंट आपका जीरो था तब वोल्टेज आपका नेगेटिव में था। तो यहाँ पर I की जो इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने देखा सिर्फ इक्वेशंस के अंतर से ही इनके ग्राफों में परिवर्तन आपको दिखाई दे जाएगा। इसका एक और है कि अगर आप यहाँ से वोल्टेज को रखना चाहें, करंट को रखना चाहें, तो इसी तरीके से करंट आगे ऊपर या नीचे हो सकती है।
ठीक है, तो ये वाले दोनों फेस आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ अब आई के केस में हम वी को लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई के दोनों समीकरणों को परिवर्तित रूप में देखेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं लैगिंग और लीडिंग वाला पोर्शन। ठीक है, अग्रगामी जो आपका लीडिंग कहलाता है और जो पश्चिमगामी है उसको लैगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लैगिंग में हम रखेंगे या लीडिंग वाला पहले कर लें, तो V इक्वल्स टू आप लिखें पहले वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर लीडिंग कर रही है करंट, तो लीडिंग के लिए I इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफिक की प्लॉटिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आपका स्टार्ट होता है इस तरह से साइन वेव का, और यहाँ पर आई नॉट की जो वैल्यू है उसमें +5 है, और क्योंकि ये लीडिंग कर रही है इसलिए आप स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को प्लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है आपका V और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी दिखाई जाती है I से। यहीं पर अगर देखते हैं, आइए लैगिंग की इक्वेशन देखते हैं। तो लैगिंग जो करंट अगर आपको लैगिंग में रखना है तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट हुआ वोल्टेज, और करंट को आप दिखा रहे हैं तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसके बाद हम इसके फेज़र और फेज़र डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो 90 डिग्री आता है या π/2 आता है। ठीक है, तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं V तथा I के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि I जो है वो पश्चिमगामी है या लैगिंग कर रहा है। ठीक है, तो V की अगर इक्वेशन को आप डिनोट करें तो V इस तरीके से, और करंट को आप स्टार्ट करेंगे तो करंट आपका 5 डिफरेंस के साथ में यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी जब V आपका मैक्सिमम होगा तब करंट आपकी मिनिमम, और जब करंट आपकी मैक्सिमम होगी तब वोल्टेज आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधा सीधा डिफरेंस भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये एंगल आपका 0, यहाँ पर आपका पाई होता है और यहाँ पर होता है आपका 2 पाई। पाई का मतलब सीधा मतलब समझ ही गए होंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 2 पाई यानी 360 डिग्री। अगर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात ही की है तो यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस है वो जब 0 से लेकर 180 का जस्ट हाफ करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये होगा π/2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके के डायग्राम आपको मिलते हैं जो, तो फाई का जो मान है कालांतर है वो कितना मिलता है आपको π/2 मिलता है। π/2 प्लस π/2 हो सकता है या फिर माइनस π/2 हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने कालांतर देखा वो π/2, ठीक है, प्लस π/2 दैट केस और माइनस π/2 इसमें लैगिंग वाले इस ग्राफ में। ठीक इसी तरह से हम इस सर्किट में जो LCR पढ़ेंगे उनमें इन सब के लिए केवल R एक ऐसा है जिसमें V और I सेम फेस में होते हैं, यानी इस कंडीशन में धारा का मान एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम होता है। इन दोनों के अगर आपने सर्किट समझ लिए तो बाकी सारी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं आपको केवल L और C के बारे में बताऊंगा और उनकी वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस बताऊंगा। ठीक है, डिफरेंस उसमें प्लस π/2 का होता है, फेज डायग्राम या ग्राफिंग कैसे आपको मिलती है उनमें V और I के बीच में ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो हम उसमें देखते हैं।